कल हमने 1858 का अधिनियम स्टार्ट किया और उसके कुछ विशेष प्रावधान देखे थे। अभी तक हम 1773 से लेकर 1833 तक के अधिनियम पढ़ चुके थे। कल हमने एक अधिनियम चालू किया था कल कुछ लिखा भी था क्या इस अधिनियम में? कितने बिंदु लिखे थे? एक पॉइंट लिखा था। देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत हमने कल पढ़ा था कि सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब कैसा होता है? पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रारंभ भी देखा और उसका अब क्या हो गया है? तो प्री में कैसे आ सकता है क्वेश्चन, वनडे एग्जामिनेशन में कैसे आ सकता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया? दूसरा पॉइंट, किसका शासन चालू हो गया? ब्रिटिश सरकार, उसको कह सकते हैं हम क्राउन शासन। कौन सा शासन? क्राउन। या हम उसको कह सकते हैं ब्रिटेन की महारानी। उस समय कौन थी? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का शासन। का शासन विक्टोरिया का। किस एक्ट के माध्यम से भारत में चालू हो गया? 1858 के एक्ट के माध्यम से ये भारत में स्टार्ट। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अब जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, क्या हुआ करता था? तो जो इस समय भारत का गवर्नर जनरल था 1858 में, उसका नाम था लॉर्ड, अरे बच्चे 1858 की बात हो रही, किसकी बात हो रही? 1858। इस समय था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था उसका? नाम क्या था? अब लॉर्ड कैनिंग को जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, वो किसका शासन चालू हो गया? तो भारत में एक नया पद आया और उस नए पद का नाम था वायसराय। कौन सा पद आया? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला वायसराय कौन था? कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का कौन सा वायसराय बन गया? पहला वायसराय बन गया। पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि हुआ करता था, लेकिन जैसे ही क्राउन शासन आया तो कैनिंग ने इतनी बहादुरी के साथ 1857 की क्रांति का दमन किया था। किस क्रांति का? आप सोचिए, जनरल ह्यूरोज ने झांसी ग्वालियर के आसपास इस क्रांति का दमन किया था, कैंपबेल ने कानपुर में दमा किया था, हडसन ने दमन किया था। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, जिन्होंने इस क्रांति का दमन किया। वो दमन करने में लीड कौन कर रहा था? तो कैनिंग को 1857 की क्रांति दमन करने का अवार्ड मिला। और वो अवार्ड किसके रूप में मिला? कि उसको जैसे ही ब्रिटिश क्राउन का शासन आया, उसे भारत का पहला क्या बना दिया गया? तो मैंने आपको बताया था, इसी एक्ट के माध्यम से एक नया पद सृजित हुआ था जिसका नाम था भारत सचिव। कौन सा? भारत सचिव। कल कौन कौन से बिंदु लिखे थे? कौन सा पॉइंट? महारानी विक्टोरिया, ये लिख गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, ये लिख गया था। ये पॉइंट लिखा है, लिखिए। इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से भारत में भारत में
भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर, भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर, भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर एक नया पद भारत का वायसराय, भारत का वायसराय सृजित किया गया। भारत का वायसराय क्या किया गया? सृजित किया गया। भारत का वायसराय क्या किया गया? सृजित किया गया। और पहला वायसराय लिखिए, प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट लिखिए, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से एक नए पद, इस एक्ट के माध्यम से एक नए पद भारत सचिव का भी सृजन किया गया। भारत सचिव के पद का भी क्या किया गया? सृजन किया गया। सभी लोग बोर्ड पर देखिए, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। ये तो क्लियर हो गया क्यों भाई? पीछे सबको समझ में आ गई ये बात कि 1858 में कौन सा अधिनियम आया? भारत शासन अधिनियम। भारत में किसका शासन समाप्त हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त। ब्रिटिश सरकार, क्राउन का शासन या ब्रिटेन की महारानी का शासन क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। भारत का गवर्नर जनरल का पद भी खत्म। कौन सा पद आ गया? भारत का वायसराय। पहला वायसराय कौन बना? सबको समझ में आ गया ये चीज? अब कौन सा पद आ गया एक और नया? जैसे मैंने एक दिन चर्चा की थी क्लास में और आपको बताया था, जैसे गांव में एक सरपंच होता है, क्या होता है? और साथ में कौन होता है? होता है कि नहीं होता है? एक मुख्यमंत्री होता है। उसी प्रकार से एक राज्य में चीफ सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव। ऐसे ही यहां भी एक सचिव हो गया और एक कौन हो गया? वायसराय। ये दोनों मिलकर देश के विकास के क्या करेंगे? कार्यक्रम करेंगे। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अब जो ये भारत सचिव था, ये अकेला तो काम कर नहीं पड़ा, इतना बड़ा देश है, उसकी जिम्मेदारियां अकेले तो संभाल नहीं पाएगा। तो इसके सहयोग के लिए, किसके सहयोग के लिए? एक 15 सदस्यीय परिषद बनाएगी। कितने सदस्य है? जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसमें क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। जिम्मेदारी दी गई बंबई की, जिम्मेदारी दी गई मद्रास की। कितने सदस्य सहयोग परिषद बनाई थी? बनाई थी कि बनाई थी? एग्जाम में पूछता है कि 1773 के एक्ट के माध्यम कितने सदस्य है? 4। और यहां कितने सदस्य है? तो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि 1858 के एक्ट के माध्यम से जो भारत सचिव का पद बनाया गया था, उसके सहयोग के लिए कितने सदस्य परिषद बनाई गई थी? लिखिए, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा भारत सचिव के सहयोग के लिए, भारत सचिव के सहयोग के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। पंद्रह सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसे भारत परिषद नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? भारत परिषद। अच्छा, अंग्रेजों ने भी भारत को क्या नाम दिया? इंडिया नहीं कहा उनने भी क्या कहा? भारत। इंडिया कहते थे लेकिन भारत भी कहते थे। जैसे अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा होगा, इंडिया एक गठबंधन बना विपक्षी पार्टियों का, तो प्रधानमंत्री मोदी एक बात नहीं, 2 मिनट, प्रधानमंत्री मोदी एक मीटिंग में गए, वहां लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। क्या लिखा था? उस पर भी लोगों को आपत्ति हो गई। अरे हम उस देश के निवासी हैं जहां के कुछ महापुरुषों के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा।
दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, उनके नाम पे हमारे देश का नाम क्या है? भारत। नाट्य शास्त्र एक पुस्तक आपने सुनी होगी, लिखी है, वो पुस्तक लिखी है भरत मुनि ने। किसने लिखी है? उनके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। भगवान राम के अनुज छोटे भाई भरत, उनकी त्याग तपस्या अपने भ्रातृ प्रेम के कारण हमारे देश का नाम क्या पड़ा? तो कोई ऐसी साधारण सामान्य स्थितियां नहीं थी हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा। वो इंडिया तो अंग्रेज कहने लगे। कौन कहने लगे? तो हमारे देश का प्राचीन कालीन आध्यात्मिक नाम, जिस आर्य सभ्यता जहां हम रहते हैं, जिस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं, कहां रहते हैं? हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे यहां जाम्बूल फल पाया जाता है। कौन सा फल पाया जाता है? जाम्बूल का अर्थ होता है जामुन। क्या होती है? इसके कारण हमारे देश को जम्बू द्वीप भी कहते हैं। कौन सा द्वीप कहते हैं? आपने सुना होगा, लवकुश का एक रामायण प्रसंग में गाना है, आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू द्वीपे। आर्य हम इसलिए कहलाए क्योंकि हम मध्य एशिया से आए। और एक प्राचीन इतिहासकार मैक्स मूलर ने, किसने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि हम क्या है? आर्य। आर्य संस्कृति रही है। आर्य का अर्थ होता है वैदिक संस्कृति में विश्वास करने वाला। एक और यहां पर एक कथा और वृत्तांत है जिसके कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आप लोग जानते होंगे, भारत में वैदिक सभ्यता के पहले एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था दशराग युद्ध। क्या नाम था? उस युद्ध में भारत के 10 कबीले, 10 जन और एक भरत कबीला। कौन सा कबीला? उसको विश्वामित्र वशिष्ठ युद्ध भी कहते हैं। उस युद्ध के दशराग युद्ध में भरत कबीले की विजय के कारण भी इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? भारत। अपने देश को भारत के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ प्राचीन ऐतिहासिक घटना, इतिहास में पढ़ेंगे इन चीजों को। तो ऐसे ही हम भारत नहीं है। तो अंग्रेजों ने भी कौन सा पद निकाला था? और परिषद को क्या नाम दिया था बच्चों? भारत परिषद नाम दिया। आज इस अधिनियम के बाद, इसको खत्म करने के बाद, मैं आज जो हमारा 1 फरवरी को अंतरिम बजट आया है उसके भी कुछ प्रावधानों की आपसे चर्चा करूंगा। तो मैं उस बजट के कुछ प्रावधानों को आपको लिखा भी दूंगा आज। तो मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आप उन बिंदुओं पर घर में जाकर भी थोड़ा नेट पे देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि ये योजना क्या है, सरकार इसको क्यों बढ़ावा देना चाहती। कर लेंगे इतना कि नहीं कर लेंगे? मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, आप घर जाकर थोड़ा पढ़ेंगे तो खुद भी सोचने समझने की शक्ति उससे क्या होगी? विकसित होगी। एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था बच्चों इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, क्राउन का शासन चालू, वायसराय आ गया। पहला वायसराय कौन बन गया? भारत सचिव आ गया। उसके लिए कितने सहयोगी परिषद? एक और काम हुआ था, जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त हुई और 1858 में अधिनियम आया, इस अधिनियम में मुगल सम्राट कौन का पद समाप्त कर दिया। किस पद का? समाप्त कर दिया। ये और महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर देखने को मिलता है। किसका पद समाप्त कर दिया गया? मुगल सम्राट का पद अब क्या हो जाता है? एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाबर। अफगानिस्तान में एक जगह थी, कौन सी? अच्छा, मैं जो शब्द लिखता हूं वो पीछे तक विजिबल हो जाते हैं, सबको दिख जाते हैं ना? परगना, कौन सी जगह? परगना से आया था एक व्यक्ति, इसका नाम था बाबर। क्या नाम था? जिसने भारत में मुगल वंश की क्या डाली थी और कब डाली थी? 1526 में। कौन सा युद्ध था ये? पानीपत का। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। किसको परास्त किया था? और इब्राहिम लोदी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। यह आपको जानकारी होगी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सम्राट जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, उसका नाम क्या था? लोदी वंश के 3 ही महत्वपूर्ण शासक हैं। एक बहलोल लोदी। कौन सा लोदी?
जिसने लोधी बंद की स्थापना की। उसके बाद सिकंदर लोधी, इसने आगरा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? और उसके बाद एक नाम आता है किसका? बहलोल लोधी नहीं, इब्राहिम लोधी। कौन सा लोधी? जिसको किसने परास्त किया? बाबर ने। और पहली बार इस पानीपत के युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति, कौन सी युद्ध नीति? और ईरानों से जो तोप चलाने की तकनीक सीख के आया था ये, इन सब युद्ध नीतियों का प्रयोग करके पानीपत के युद्ध में उसने किसको परास्त कर दिया? बाबर जो था, सेना कम थी, सेना किसकी ज्यादा थी? इब्राहिम लोधी की। तब भी उसने क्या प्राप्त की? विजय। तो 1858 के एक्ट के माध्यम से 1526 में जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उसका अंत कब हो गया? 1858 में। और अंतिम मुगल बादशाह है, हमने कल लिखा भी था, अंतिम मुगल बादशाह, उनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह, या उन्हीं को बोलते थे बहादुर शाह जफर। नाम से वो क्या लिखते थे? शायरियां लिखते थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? जफर। लिख लो कहीं पर कि मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। लिख लीजिएगा, मुगल सम्राट का पद इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। और अंतिम मुगल सम्राट लिख लेना, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। सभी ने लिख लिया? एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसमें, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1858 का। इस एक्ट के माध्यम से, ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से वायसराय भारत में, वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का, वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। कैसा प्रतिनिधि बन गया? सीधा प्रतिनिधि बन गया। अब मतलब अंग्रेज गवर्नमेंट को कोई बात पहुंचानी पड़ती तो किसके माध्यम से पहुंचाते थे? डायरेक्ट। जैसे आजकल आपने भारतीय जनता पार्टी को देखा होगा, जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं होती है, वो वहां अपने मुखिया के तौर पर राज्यपाल को भेज देते हैं। किसको भेज देते हैं? देखा आपने कि देखा? और राज्यपाल के माध्यम से वो मुख्यमंत्री को थोड़ा बहुत सही डायरेक्शन में काम करने के लिए निर्देश देते रहते हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल की कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर से नहीं बनती है। अभी हाल ही में केरल, आपको पता होगा केरल के मुख्यमंत्री कौन है? बताओ, केरल के मुख्यमंत्री नहीं पता है? बाबर पता है, हुमायूं पता है, उसका युद्ध पता है, उसमें मैं देख रहा था सब लोग अपने सिर हिला रहे थे। लेकिन केरल के अपने देश के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं तो नहीं पता कौन है? पिनरई विजयन लेफ्ट पार्टी की सरकार चलाते हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनसे उनके विवाद चलते रहते हैं। मोहम्मद आरिफ, क्या नाम है? यहाँ के राज्यपाल का नाम है मोहम्मद आरिफ, और इनके साथ इनके विवाद वगैरह देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में आरिफ मोहम्मद जो है वो एक सामान्य सी दुकान पे धरना देके बैठ गए थे कि मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनता है। फिर सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी दी। कौन सी सिक्योरिटी दी? सबसे बड़ी सुरक्षा कौन सी होती है? जी नहीं, SPG। कौन सी होती है? और इसको बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपने देखा होगा, वो काले काले चश्मा लगाए घूमते हैं कमांडो, उनको बोलते हैं SPG। क्या बोलते हैं? और स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड केवल किसको सुरक्षा देता है?
केवल प्रधानमंत्री को। और यदि कोई प्रधानमंत्री पद छोड़ दे, जैसे मोदी जी मान के चलो आज रिटायरमेंट ले लें, तो एसपीजी उनको 5 साल और सुरक्षा देगी। कितने साल? उसके बाद फिर Z+ मिल जाएगी, वाई मिल जाएगी, लेकिन कौन सी नहीं मिलेगी? तो एसपीजी केवल 2 लोगों को सुरक्षा देता है, एक तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, और या फिर प्रधानमंत्री पद से हट गए हो तो अगले कितने साल तक केवल। कोई पूछे ये एसपीजी कब आई थी, तो ये एसपीजी आई थी कब? 1985 में। कब आई थी एसपीजी एक्ट? जब 1984 में इंदिरा गांधी के गार्डों ने उन्हीं को मार दिया था। मार दिया था कि मार दिया था? तब आई थी कौन सी? तो उसका नाम होता है स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। फिर ये सुरक्षा होती है Z+ कैटेगरी, Z कैटेगरी, Y+ कैटेगरी, Y कैटेगरी। ये सुरक्षाओं के क्या है? स्तर है। लिख लो कहीं पर ये भी एसपीजी के बारे में लिख लो कि एसपीजी एक्ट कब आया था। तो भाई इतने लेट क्यों आ रहे हो? लेट क्यों आ रहे हो इतने? आगे आगे बैठ जाओ, जगह नहीं है क्या आगे? ये बैग किसके रखे हुए हैं? हैं? आगे आगे बैठ जाओ, आ जाओ पीछे, तुम भी आ जाओ। तो एसपीजी एक्ट कब आया था? किसको सुरक्षा देता है एसपीजी? राष्ट्रपति को उनके गार्ड सुरक्षा देते हैं, जो घोड़े पे चलते हैं ना, आपने कई बार देखे होंगे, वो स्पेशल राष्ट्रपति गार्ड होते हैं, वो उनको सुरक्षा देते हैं। ठीक है ना? वो भी सब कमांडो ही होते हैं। क्या होते हैं? कमांडो। उनको राष्ट्रपति का सुरक्षा दस्ता कहलाता है। वो जो घोड़ों पे नहीं चलता है, अभी आपने देखा होगा 26 जनवरी पे। क्या है, देखो आगे बैठोगे तो चीजें समझ में आएंगी, प्रश्न पूछ सकोगे, पीछे नहीं बैठना है। ठीक है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। समझ में आ गया? ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आगे बढ़े। अब एक एक्ट पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता और वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सुनिए, जैसे ये बात तो क्लियर हो गई कि 1858 के अधिनियम के माध्यम से भारत में किसका शासन चालू हो गया? ब्रिटेन की। लेकिन क्या ब्रिटेन की महारानी को आधिकारिक रूप से भारत की महारानी भी घोषित कर दिया गया क्या? जी नहीं। ऐसा हुआ कब? 1876 में। कब हुआ? स्टार लगाकर लिखो, एक पॉइंट, हेडिंग टाइप ही डालो। 1876 का अधिनियम, 1876 का अधिनियम। 2-3 पॉइंट में स्टार लगा के लिखवा रहा हूं, ठीक है ना? लिख लेना अपनी कॉपी में। 1876 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत तत्कालीन वायसराय, इस अधिनियम के तहत, सुनिए बच्चों, केवल एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कितने पॉइंट? उस समय एक वायसराय था, उसका नाम था, क्या नाम था? ये इतना क्रूर वायसराय था, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि 1853 के अधिनियम के माध्यम से भारत में, या भारत के लोग अब ऑल इंडिया यूरोपियन सिविल सर्विसेज का पेपर दे सकते थे कि दे सकते थे? 10 साल बाद 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने, किसने? पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने इस एग्जाम को क्या किया था? क्वालिफाई किया था। एक बात ध्यान रखना, अधिकतम पेपर देने की उम्र उस समय कितनी थी? और ये जो लॉर्ड लिटन है, जब ये वायसराय बना तो इतना दुष्ट किस्म का वायसराय था 1876 में जब ये बना,
इसने इस परीक्षा की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी थी? 18 वर्ष कर दी। कितनी कर दी थी? 18 वर्ष। फिर बहुत इससे लोगों ने गुहार की कि नहीं भैया 18 तो यार बहुत कम होती है, तो बड़ी मुश्किल में कितने पे माना? कुछ समय बाद इसने 19 की। उसी समय एक व्यक्ति तैयारी कर रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता जो आगे चल के बने, उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय पढ़ाई कर रहे थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा, सोचो एक लड़का है बेचारा तैयारी कर रहा है, और उसी समय उम्र सीमा क्या कर दी जाए? अब ये थे 20 साल के, कितने साल के थे ये? उम्र सीमा कितनी थी? 21। उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे। इन्होंने बड़ा आंदोलन किया, और बाद में बड़ी मुश्किल में लॉर्ड लिटन के बाद जब एक वायसराय आया जिसका नाम था लॉर्ड रिपन, क्या नाम था? आपने नाम सुना? उसको भारत का उद्धारक, उसने फिर आयु सीमा घटाकर फिर कितने वर्ष की? किसको मौका मिल गया पेपर देने का? और सुरेंद्र बनर्जी पहली बार में एग्जाम निकाल के क्या कर दिया? अलग कर। ऐसे ऐसे महान बच्चे भी अपने पास थे। तैयारी इतने मजबूत कि पूर्ण विश्वास, बस मौका मिल जाए कि पेपर देने का। आंदोलन किया। जैसे आर्मी में ये जो अग्निवीर आया है, सरकार कितना धोखा दे रही है इसमें, दे रही कि नहीं दे रही है? अभी हाल ही में वन रक्षक की पोस्ट आती थी, उसमें वनवीर आ रहे हैं। अब क्या आ रहे हैं? अरे ये वीर क्यों ला रहे हो भाई? कोई आवश्यकता है वीर लाने की? यार परमानेंट नौकरी क्यों नहीं देना चाहते हो आप कह रहे हो हम अग्निवीर को अलग अलग जगह व्यवस्था करेंगे, तो ठीक है। आपने 18 साल के बच्चे को ले लिया, उसके बाद 4 साल तक उसको आर्मी में रखा। 100 लड़के यदि अग्निवीर में जाएंगे तो केवल 25 लड़के ही परमानेंट सिलेक्ट होंगे, ये पता है ना? 75 लोग क्या हो जाएंगे? 75 लोग बाहर हो जाएंगे। और फिर ये कई एग्जामों को और देंगे, तो हो सकता है उसमें इनको रिलैक्सेशन मिल जाए या इनकी सीटें आरक्षित की जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं सेना कम रखो, कैसी रखो, लेकिन सेना का अत्याधुनिकीकरण करो। क्या करो? उसको सुरक्षा दो। इस हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीयों के लिए, अंग्रेजों के लिए कहे कि उम्र किसके लिए है? तो ये लॉर्ड लिटन एक बहुत दुष्ट किस्म का वायसराय कहा जाता है। इसने बहुत परेशान किया। हम इतिहास में इसको अच्छे से पढ़ें। के अधिनियम के माध्यम से इस लॉर्ड लिटन ने देखिए क्या किया। जो ब्रिटेन की महारानी है, कहां की महारानी? ब्रिटेन की जो महारानी है, उसे भारत की, उसे कहां की? भारत की महारानी घोषित कर दिया। भारत की आधिकारिक रूप से ब्रिटेन की महारानी को भारत की महारानी घोषित कब किया गया? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है और बहुत से बच्चे आंसर लगा देते हैं 1858 का अधिनियम, जबकि इसका सही उत्तर क्या है? लिख लो। इस एक्ट के माध्यम से लॉर्ड लिटन ने, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने ब्रिटेन की महारानी को भारत की आधिकारिक महारानी और स्लैश लगा साम्राज्ञी, उसी को क्या कहते हैं? साम्राज्ञी, महारानी या साम्राज्ञी घोषित कर दिया। और एक और स्टार लाकर पॉइंट लिख लो, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कब कर दिया गया। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर के समय इनका रिवीजन जरूर करना चाहिए। लिखिए, 1 जनवरी 1884 को 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से भंग कर दिया। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? भंग कर दिया। पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। पूर्ण रूप से। तो सभी को समझ में आ गया यहां तक? ये आज
1858 का अधिनियम भी क्या हो गया, समाप्त। वो 1876 का अधिनियम भी क्या हो गया। चलिए, तो 73, 93, 13, 33, 53 और कौन सा कंप्लीट, 58। ठीक है। अब एक चीज देखो, कल मैंने आपको एक नेशनल पार्क की ट्रिक लिखाई थी, उसको पहले मैं कंप्लीट करा दूं, अभी मैं लिखवा दूं क्या? नहीं, नेट पे चेक कर दिएगा, नेट पे सारे से, ये एग्जाम में नहीं आएगा। हर बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे, पहला ये पहला वो, हम सारे थोड़ी ना याद करेंगे। इंपॉर्टेंट है वायसराय, क्या इंपॉर्टेंट है वायसराय। और बाकी आपको यदि लगता है कि कुछ नाम चाहिए तो इंटरनेट तो है भाई, सब मिल जाएगा, पहला कौन, बीच का कौन, अंतिम कौन, सब मिल जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मैंने कहा ना कि जितनी जानकारी मैं दे रहा हूं वो मेरी रिसर्च के आधार पर, ठीक है ना। आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, किताबें उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड पर देखिए, कल हमने पढ़े थे उड़ीसा के, कहां के, उड़ीसा राज्य के नेशनल पार्क। एक बार बोर्ड पर सभी लोग देख लेना अच्छे से, ट्रिक देख लेना उसकी अच्छे से। अभी हमने राजस्थान के पढ़ लिए थे, कहां के पढ़ लिए थे, सभी लोगों को याद है राजस्थान के? एक आध व्यक्ति से और पूछ लूं, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आप बताओ बेटा, आप ही, आप, तुम्हारे बगल में बैठा है ना ये लड़का, खड़े हो जाओ। हाँ, पीछे क्या नाम है, छोटू यादव। याद किए थे आपने राजस्थान के? थोड़ा बोलो एक बार। ट्रिक की जरूरत नहीं, तुम तो ट्रिक को मन में बोलो और नाम बताओ सारे। बहुत बढ़िया। सर्राह नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, हाँ, रणथंभौर नेशनल पार्क, एक और सरिस्का नेशनल। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। आज हम किसके देख रहे हैं? देखो, एक से मैंने पूछ लिया, मुझे विश्वास है आप लोगों को याद हो गया होगा। सबको याद हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, देखिए ट्रिक कल बताई थी मैंने इसकी, आप लोगों को याद है? एक लड़के का नाम क्या है? ने। किसके तट पर? चिल्का झील है ना एक, कहां पर है ये? तो शायद आप लोगों को पता होगा, भारत की सबसे बड़ी झील भी है। नंदन ने किसके तट पर? आप लोगों को पता नहीं है? जैसे कभी भोपाल गए हो तो झील के किनारे कितनी दुकानें लगी रहती हैं, तो सिम वाला वहीं खड़ा है बेचने के लिए। तो नंदन ने किसके तट पर, किसके लिए? कनिका, किसके लिए? कनिका के लिए। कितनी सिम ली? 7 सिम ली। सीधे एक सिम ली, कितनी ली? 7 सिम। ट्रिक याद हो गई कि नहीं हो गई? एक बार मेरे साथ सभी लोग दोहरा लीजिएगा। नंदन ने किसके तट पर, किसके लिए? कनिका के लिए। तुम्हें बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन तुम्हें तो सिम किसके लिए लेना? और नेशनल पार्क पे ध्यान देना। किस पे ध्यान देना? देखिए, तो सबसे पहले एक नेशनल पार्क का नाम किसके नाम पर होगा, दूसरा किसके नाम पे, तीसरा किसके, चौथा और पांचवा। तो यहां कितने नेशनल पार्क हैं? एक तो है पहला नंदन कानन नेशनल पार्क। अच्छा बच्चों, इसके बारे में एक चीज जरूर याद रख लेना, जो ये लिखना नहीं है, डोंट बी राइट, व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू ओनली लिसन एवरीथिंग, आफ्टर दैट यू कैन राइट। क्लियर? नंदन कानन नेशनल पार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बोले भारत का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसने वन्य जीवों को गोद लेने की प्रक्रिया चालू? जैसे कहीं कोई तेंदुआ मिल गया घूमता हुआ शहरों में, उसको कौन गोद ले लेता है? बोले कहीं नहीं, हमारे पास ले, हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। कहीं कोई बतख मिल गई, कहीं कोई गिद्ध मिल गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? तो भारत में पहला ऐसा नेशनल पार्क जिसने अपने यहां वन्य जीवों को गोद लेने की प्रक्रिया क्या कर दी, कौन सा नेशनल पार्क है?
अब दूसरा किससे होगा? तो ये नंदनकानन नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये नंबर 1। दूसरा किसके नाम से है? चिल्का नेशनल पार्क। तीसरा कौन सा है? कनिका से भीतर कनिका। कौन सा नेशनल पार्क? भीतर कनिका नेशनल पार्क। कनिका है, कनिका लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा? ये नेशनल पार्क नहीं है, ये है टाइगर रिजर्व। क्या है? कई ऐसे अभ्यारण्य होते हैं जिनको सेंचुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। लेकिन हो सकता है वहां पर टाइगर को क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। तो इसका नाम है सतकोसिया। क्या नाम है बच्चों? हमको इसलिए याद रखना है कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश से, कहां से, टाइगरों को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? तो इसलिए हमको याद रखना, ये कहां पर है? उस सिमली से। कौन सा पल? सिमली पल नेशनल पार्क। याद हो गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत इसमें? याद हो गया कि नहीं हो गए? नंदन ने किसके तट पर, किसके लिए सिमली? कितनी सिमली? नंदन से नंदनकानन, चिल्का से, कनिका से, सात से और सिमली से। लिख लो कॉपी में, जल्दी स्पीड से लिखो, राइटिंग फास्ट। तो 120 में से कितने याद हो गए नेशनल पार्क? 10। अच्छा, लगे हाथ एक और राज्य निपट जाए क्या? निपट जाए? जल्दी लिख लो तो फिर, लगे हाथ एक आध राज्य और निपटा देते। अच्छा, मैं आपको अभी करंट अफेयर में, जब आज गुरुवार है ना, कल शुक्रवार और शनिवार करंट अफेयर की क्लास रहेगी, पता है ना सभी को, जनरल अवेयरनेस की। तो इन दो दिनों में आपको मैं बताऊंगा, अभी हाल ही में भारत में स्नो लेपर्ड की जनगणना हुई है। किसकी जनगणना हुई है? स्नो लेपर्ड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेम तेंदुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक अलायंस बनाया था, इसका नाम है बिग कैट अलायंस। क्या नाम है? उसकी भी कल चर्चा होगी, उसको कल देखेंगे, ठीक है। चलो, लगे हाथ एक राज्य और लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े। नंदन ने किसके तट पर? एक बार पूरी ताकत के साथ इसकी अब हो जाए एक बार, ठीक है ना। नंदन ने किसके तट पर? किसके लिए? 7 से। पहला कौन सा है? चिल्का से, कनिका से, 7 से, सिमली से। याद हो गया दिमाग में? आगे बढ़िए। हेडिंग डालो, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। देखा हेडिंग, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। फोकस ऑन ट्रिक। अच्छा देखो, जो हमारी देश की सबसे पवित्र नदी है अर्थात गंगा, काहे से निकलती है? हिमालय से। निकलती कि निकलती? देखिए ट्रिक देखना,
हिमालय से गंगा निकलकर, कौन निकलकर? गंगा निकलकर कहां से? हिमालय से गंगा निकलकर। सिंपल, कैसा? सिंपल माने होता है साधारण, क्या होता है? वैली होते हुए, क्या होते हुए? वैली माने होता है बेटा घाटी, क्या होता है? तो आप हिमालय जाएंगे तो घाटियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो कहां से? हिमालय से गंगा निकलकर सिंपल वैली होते हुए इंद्र के किले में प्रवेश कर गई। किसके किले में? इंद्र के। बस कुछ नहीं करना है, 2-3 बार इसको रिपीट कर लो अपने मुंह से। कहां प्रवेश कर गई? हिमालय से गंगा निकलकर सिंपल वैली होते हुए किसके किले में? इसी ट्रिक के अंदर वो सभी नेशनल पार्क छिपे हुए हैं। पहला किसके नाम से है, दूसरा किससे है, तीसरा, चौथा और पांचवा। क्लियर है कि नहीं है? इसी के अंदर वो 5 नेशनल पार्क छिपे हुए। हिमालय से देख लो बच्चों, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, कौन सा? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। गंगा से आप लोगों को एक चीज याद रखना है, गंगा के नाम से एक नेशनल पार्क का और नाम यहां पर रख दिया गया है, ठीक है ना? यहां पर गंगोत्री नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? गंगा से कौन सा हो गया? गंगोत्री नेशनल। क्लियर है कि नहीं है? एक्चुअली एक गंगोत्री नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? वो उत्तराखंड में है। कहां पर है? मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इससे गंगा से कौन सा नेशनल पार्क? सिंपल से सिंपल वैली नेशनल पार्क, कौन सा? सिंबल 12। क्या नाम है इसका? सिंबल 12 नेशनल पार्क। याद हो जाएगा। सिंबल से कौन सा हो गया? सिंबल 12। वैली से पिन वैली, कौन सा? पिन वैली नेशनल पार्क। कौन सी वैली? पिन वैली नेशनल पार्क। और इंद्र के किले से इंद्र किला नेशनल पार्क। पांचवा कौन सा हो गया? इंद्र किला नेशनल पार्क। याद हो गया सभी को? एक बार ट्रिक को मेरे साथ बोलिए। हिमालय से, अरे बोलना है, संकोच नहीं करना भाई, शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम क्यों बोले। सभी लोग बोलेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? और जो ना बोले उसका पेपर में आंसर गलत हो जाए तो बिल्कुल सभी लोग बोलेंगे। अरे किसी का गलत नहीं होना, चिंता नहीं कर, लिखो। हिमालय से गंगा निकलकर सिंपल वैली होते हुए, हिमालय से कौन सा? गंगा से, सिंबल से, वैली से और इंद्र किले से। लिख लो कॉपी में, स्पीड से लिख लो इस पे। 15 याद हो गए? ठीक है। अब गलत तो नहीं होगा पेपर में? हरे कृष्ण। अच्छा सुनो, अब यहां पर 1-2 डाउट बनते हैं एग्जाम में, मैं बता देना हूं। जो गंगोत्री है उस नाम से एक नेशनल पार्क, किस नाम से?
उस गंगोत्री नाम से एक नेशनल पार्क उत्तराखंड में भी है। कहां पर है? एक भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? आगे चल के उसका नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वो अभी हाल ही में उसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? सब लिखेंगे हम, चिंता मत करिए। तो ये भी कहां पर है? उत्तराखंड में। तो इस गंगोत्री नेशनल पार्क इसका प्राचीन नाम था, लेकिन इसको वर्तमान में हम इस गंगा से खीर गंगा नेशनल पार्क से नाम जानते हैं। किस गंगा से नाम से? चीजें क्लियर हो गई? तो अगर पेपर में आएगा खीर गंगा नेशनल पार्क तो हमको लगा देना है हिमाचल प्रदेश। तो अब इसको गंगोत्री के नाम से नहीं जानते, किसके नाम से जानते हैं? पहले किसके नाम से जानते थे? तो वर्तमान नाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा था ना कि गंगोत्री अगर आएगा तो आप क्या लगाना? उत्तराखंड। रामगंगा आएगा तो क्या लगाना? यूके। लिख लीजिएगा इसको भी। तो इसका नाम वर्तमान में क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? उसी गंगा से क्या बना देना? डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर? अरे हाँ या ना में जवाब तो दिया करो। तो समझ में तो आ गया भाई। तो 15 नेशनल पार्क निपट गए। आगे बढ़ते हैं। आज भारत का बजट आया है तो उसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं। आज कौन सा तारीख है? 1 फरवरी। हर साल 1 फरवरी को ही देश का क्या आता है? बजट। लेकिन आज जो देश का बजट आया है, अच्छा ये ऐसी जगह लिखना कि घर में इसको पढ़ना है आपको, ठीक है ना? मैं केवल प्रावधान बताऊंगा और कौन कौन से बिंदु आए हैं। डिटेल आप घर में पढ़ेंगे। पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे? थोड़ा मोबाइल में रिसर्च करके। इसको बोलते हैं अनुपूरक बजट। क्या बोलते हैं? ये इसलिए अनुपूरक बजट आया है क्योंकि हमको ये जानकारी होना चाहिए। अभी अप्रैल में चुनाव है। कब चुनाव है? मान के चलो बीजेपी की सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो ये बजट तो फेल हो जाएगा। तो नई सरकार आके लाएगी पूर्ण बजट। कौन सा बजट? तो पूर्ण बजट आना है जून में। कब आना है? इसलिए अभी कौन सा आया है? सभी को समझ में आ गया? हैंड डालो। बजट 2024, अनुपूरक बजट 2024। क्या? केवल चुनाव साल, हर साल केवल चुनावी साल। अनुपूरक बजट 2024। सुनिए बच्चों, इसके प्रमुख प्रावधान जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका सबसे पहला प्रावधान, निर्मला सीतारमण जी जैसे ही भाषण देने, सबको पता है ना हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। 6वीं बार अपना बजट पेश कर रही थी। 1 घंटे का भाषण रहा हमारा। कितने घंटे का? उसमें उन्होंने थोड़ा शटर को और भी गिरा दिया करो हल्का सा, जैसे कम गिराया है ना। अभी रहने दो, कल से थोड़ा ध्यान रखना है इसको, हल्का सा नीचे कर दिया। क्या ये बाहर शोरगुल होता है ना कि आवाज हल्का सा डिस्टर्ब करती है। पहले तो उन्होंने इसकी बात कर दी, विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सपना देखा है कि 2047, कब? ज्यादा दूर नहीं हम इससे रह गए। 2024 चल रहा है, मात्र 23 वर्ष बाद भारत अपनी आजादी के कितने वर्ष पूरे कर रहा होगा? तो प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं 2047 में भारत जो वर्तमान में विकासशील है, कैसा है वो? विकासशील, एक सेकंड, विकासशील की जगह कैसा हो जाए? विकसित भारत बने। हर व्यक्ति के पास अपनी आय का जरिया हो, हर व्यक्ति का अपना खुद का मकान हो, उसको स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा हो, उसको गैस उपलब्ध हो रही हो, उसको सस्ता पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो रहा हो, सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की आपूर्ति कर रहा हो। ऐसा देश जिसमें कोई भुखमरी का शिकार ना हो, हर व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा हो और वो किसी पर निर्भर ना हो, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। ऐसे भारत की संकल्पना को हम कौन सा भारत कह रहे हैं? तो हमारे पेपरों में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत बनाने का लक्ष्य कब का है? सभी को समझ में आ गया?
टीबी मुक्त भारत, कौन सा मुक्त भारत? पगलई में है, कौन सा मुक्त भारत? अब कैसे टीबी मुक्त भारत? आज ही गुटखा, सिगरेट, इन सब पे टैक्स बढ़ा दिया गया है, लेकिन गुटखा वाले कह रहे तुम चाहे 1000 का कर दो राष्ट्रीय, हमको तो खाना है, वो बिल्कुल नहीं रुक रहे। सिगरेट वाले सिगरेट नहीं छोड़ रहे, उस सरकार बेचारी परेशान हो रही है कि भारत को कौन सा मुक्त बना दें। तो टीबी मुक्त भारत बनाने का जो लक्ष्य है बच्चों, वो है 2025। कैसा है? तो आपके प्री पेपरों में आ सकता है कि टीबी मुक्त भारत को कब बनाना है? मलेरिया मुक्त भारत। कौन सा भारत? नालियों की सफाई तो हो जाए पहले, मच्छर बनना बंद हो जाए, तब तो मलेरिया से हम क्या हो। कौन सा मुक्त भारत? मलेरिया मुक्त भारत। इसका लक्ष्य है 2030। क्या है? एक बहुत बात चल रही है नेट जीरो। कौन सी? नेट जीरो। अच्छा, बहुत से बच्चे इसको पता नहीं क्या समझ जाए, तो ये जेड लिखा है। क्या लिखा है? आपके और मेरे जेड बनाने में थोड़ा सा साउथ इंडियंस के साथ रहने के कारण साउथ इंडियन ऐसा जेड बनाते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो नेट जीरो का लक्ष्य, किसका लक्ष्य? नेट जीरो का मतलब है कि कार्बन प्रदूषण जीरो। कार्बन प्रदूषण कितना? जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, उससे गैस निकलती है, उसका नाम है सीओ। क्या नाम है उसका? इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। एसी चलाते हैं, ये सब चलाते हैं, उससे निकलती है सीएफसी। कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? हम कोयले से बिजली बना रहे तो धुआं निकल रहा, उसमें भी कार्बन है। हर जगह कार्बन का क्या हो रहा? उत्सर्जन। मोदी साहब कह रहे हैं कार्बन का उत्सर्जन जीरो करना है। जीरो कर देंगे तो किसकी मात्रा में कमी होगी? ग्लोबल वार्मिंग भी कैसी होगी? कम। और जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनका भी प्रभाव कैसा होगा? वातावरण कैसा रहेगा? जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। मतलब देश सुरक्षित हो जाएगा। तो इसका लक्ष्य है 2070। कब का लक्ष्य है? तो आपके प्री एग्जामिनेशन में या वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि विकसित भारत कब बनना है, टीबी मुक्त भारत कब बनना है, मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य क्या है, और नेट जीरो का लक्ष्य क्या है। जल्दी लिखो कॉपी में स्पीड से। भारत सरकार ने स्वास्थ्य का बजट भी बढ़ाया है, किसानों का बजट भी बढ़ाया है। और विकसित भारत कब बनना है? 2000। टीबी मुक्त भारत कब तक बनना है? मलेरिया मुक्त भारत कब बनना है? नेट जीरो का लक्ष्य कितना है? आगे बढ़े। देखिए, सैटरडे को मैं ये सारी चीजें पूछूंगा। जितना पुराना करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है वो कल जितना तक हो जाएगा, सैटरडे पूछूंगा मैं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा और उसके बाद क्लास में पूछूंगा। ठीक है ना? इसलिए सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो घर में बैठ कर उसका रिवीजन करके आए। मैं पूछूं, मुझे संतुष्टि मिल गई, बस बढ़िया है। जो पढ़ा रहे हैं उसको आप भी ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है ना? और बिना किसी संदेह के बढ़िया ईमानदारी से पेपर दे के आइए, आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, स्कीम आई है। उस स्कीम का नाम है सूर्योदय योजना। क्या नाम है? निर्मला जी कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद चूंकि सूर्यवंशी राजा थे, वो कौन से वंशी राजा थे?
उसी नाम पर एक योजना चला दी। कौन सी योजना? इस योजना के माध्यम से देश के 1 करोड़, कितने? 1 करोड़ परिवारों को उनके यहां सोलर पैनल लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? और रूफ टॉप। कैसे? रूफ का मतलब क्या है? रूफ। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसे परिवार जहां ये 1 करोड़ सोलर पैनल छत पर लगेंगे, उनको 300 यूनिट, कितने यूनिट? 300 यूनिट बिजली कैसी दी जाएगी? मुफ्त दी जाएगी। कैसी दी जाएगी? क्योंकि उनकी छत पे क्या लग रहा है? वो उसकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे परिवारों को कितनी बिजली मुफ्त मिलेगी और देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। तो सौर ऊर्जा का लक्ष्य, कौन सी ऊर्जा का लक्ष्य? पवन ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है ये? और भारत सरकार ने 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा, कौन सी करनी ऊर्जा? नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य जो रखा है वो है 500 गीगावाट। कितने गीगावाट? आपके पेपरों में क्वेश्चन आ सकता है कि 2030 तक भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य कितने गीगावाट रखा गया है? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट देखिए, एक योजना जिसने लोगों की उम्मीदों को पूरा किया। मैं आज भी इस योजना की बहुत तारीफ करता हूं। मुझे लगता है कि आप भी उस योजना को बहुत सीरियस लेते होंगे। उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सी योजना? आज हमारे कितने गरीब भाई बहन हैं, कितने ग्रामीण गरीब परिवार हैं जिनको अपने खुद के मकान मिल गए। मिल गए कि नहीं मिल गए? जो झोपड़पट्टी में रहते थे, बारिश का कितना बुरा मौसम, आंधी तूफान, सीढ़न, इतनी समस्या, और सबसे बड़ी समस्या तो कीड़े मकोड़ों की समस्या। किसकी समस्या? उन मकानों में कहीं सांप आ जाते थे तो बिस्खापड़े आ जाते थे। ऐसी स्थिति से बाहर निकालने का काम किस योजना ने किया है? प्रधानमंत्री आवास योजना। पुराने जमाने में भी एक योजना चलती थी बच्चों, उस योजना का नाम था इंदिरा आवास। कौन सी योजना? पता नहीं वो आवास बने कहां, मिले किसको, कौन उनमें रह रहा है, क्लियर नहीं हुआ। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि इंदिरा आवास कहां बने थे, तो कुछ लोगों ने बताया धुबेला रिसोर्ट के पीछे पहाड़ पे बने थे। कहां बने थे? आज उन पहाड़ों में जंगली जानवर रहते हैं, आदमी नहीं रहते हैं। मोदी ने कहा प्लॉट खुद खरीदो। प्लॉट कैसे खरीदो? और मकान के लिए पैसा हम देंगे तो तुम सुरक्षा भी करोगे, जिम्मेदारी भी रखोगे। सही किया कि नहीं किया? आज उस मकान की सुरक्षा हो रही कि नहीं हो रही है? सौभाग्य योजना के माध्यम से निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिला कि नहीं मिला? उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर मिला। नल जल योजना के माध्यम से हर घर नल जल, पानी का क्या मिला? व्यवस्था मिली। आप मुझे बताइए क्या चाहिए? आदमी की बेसिक जरूरतें पूरी हो रही कि नहीं हो रही हैं? मोदी जी ने इस बार अपने बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। कितने करोड़? और इसमें 70% मकान तो वो कह रहे हैं केवल महिलाओं को मिल रहे हैं। किसको मिल रहे हैं? घर की मालकिन कौन बनने वाली है? 2000 साल तक पुरुषों ने राज कर लिया, अब किसका राज आना है? सीख लो रोटी बनाना। समझ में आया कि नहीं आया? नौकरी भी किसको, मकान भी किसको, लाडली बहना भी कौन, लखपति दीदी भी कौन? तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? देखो, तो ये बजट में घोषणा हुई है कि अगले 5 वर्षों में कितने नए मकान बनाए जाएंगे। इसमें 70% मकान किसको मिलेंगे? एक और महत्वपूर्ण बिंदु हम इसके तहत देखते हैं। देखिए बच्चों, सभी लोग, एक स्कीम चल रही है हमारे देश में, उस स्कीम का नाम है लखपति दीदी योजना। कौन सी? अब दीदियां कैसी बनेंगी? लखपति दीदी योजना। अच्छा, आजकल पूरा पेपर में बार बार कह रहा हूं, किससे डिजाइन होता है? करंट अफेयर्स। जो घटनाएं हाल ही में चल रही हैं उन्हीं से पेपर आता है। ये विश्वास है आप लोगों की नहीं है? मैं इतने सालों से एनालिसिस करता आ रहा हूं, तो अगर करंट अच्छा है तो मान के चलिए जीएस भी कैसा हो जाएगा? अच्छा। इसलिए करंट पर पूरी फोकस करना। लखपति दीदी योजना पहले आई थी और इस योजना का लक्ष्य रखा गया था कि देश की 2 करोड़ महिलाओं को, जो गांव की महिला हैं, कहां की, उनको स्व सहायता समूह के माध्यम से, किसके माध्यम से? अब
कुछ लोग सोचते हैं कि स्व सहायता समूह क्या होता है। जैसे मान के चलो गांव की 15-20 महिलाएं हैं, अब उनको दूध के उत्पाद बनाना आते हैं कि नहीं आते हैं? दूध से दही बना लेती हैं, मक्खन बना लेती हैं, छाछ बना लेती हैं, घी बना लेती हैं। उनको ये तो पता है कि बनाना कैसे है, लेकिन इसकी पैकेजिंग कैसे करना है, इसमें कौन से एडिबल प्रिजर्वेटिव मिलाने हैं जिससे ये लंबे समय तक खराब ना हो, ये जानकारी उनको नहीं थी। पैकिंग के लिए मशीनें नहीं थी। सरकार बोली आप क्या बनाओ, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, स्व सहायता समूह, हम आपको लोन देंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने गांव की महिलाओं को उनके हाथ में पैसा देने के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक स्व सहायता समूह ऋण दिया है। तो जिला सहकारी बैंक के माध्यम से, किसके माध्यम से? मात्र 4% ब्याज की दर पर। कितने परसेंट? आप 1 लाख रुपए ले लो और 1 साल बाद मात्र 1,04,000 जमा कर देना। और उन महिलाओं ने खूब पैसा कमाया, मशीनें खरीदी, उनको बेचा, और अभी आज बजट में बताया गया कि 2 करोड़ में से 1 करोड़ महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। कितनी महिलाएं? उन्होंने खुद अपने डेटा में बताया है कितनी बन गई हैं। और अब इसके लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? कि अब कितनी गांव की महिलाओं को लखपति बनाना है? देखिए, गांव की महिलाएं मजबूत होंगी तो केवल वो पैसे से मजबूत नहीं होंगी, मानसिक भी मजबूत होंगी। बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे जाएंगी कि नहीं आएंगी? वो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देंगी नहीं देंगी? और गांव की जो विकास की धारा है वो शहर के विकास की मुख्य धारा से भी क्या होंगी? जुड़ेंगी। ये सारी स्थितियां किसके माध्यम से होंगी? लखपति दीदी, लिख लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम जर्नल अवेयरनेस के साथ मिलेंगे और बजट के कुछ अन्य प्रावधानों की भी चर्चा करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बंद कर दो।